हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी। जिस तरह से सीटेट की क्लासें आप लोगों को कंटिन्यू दी जा रही हैं, जिस तरह से ईवीएस सीडीपी दी गई, इसी तरह आपसे आज ये मैथ की पेडागॉगी लेके मैं आया हूँ। तो इसी सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज सीटेट की मैथ। तो सीटेट के मैथ पोर्शन में ये दोनों पोर्शन रखे हैं, मैथ्स इंग्लिश वर्जन भी है और इसका हिंदी वर्जन भी है। तो हम लोग दोनों वर्जन को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मैथ का पोर्शन आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये 2011 का पेपर है। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा आपके एग्ज़ाम होने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग आज की मैथ की सीरीज़। तो 31 नंबर दिया गया है कि भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5, 3/7। रोहित की प्रतिक्रिया थी कि चूंकि अंश समान है और 7 5 से बड़ा है, अतः 3/7 जो होगा वो 3/5 से बड़ा है। लेकिन ये कैसा स्टेटमेंट था? गलत, क्योंकि फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। अंत समान है तो इसलिए उसका कंपैरिजन हर से नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या बताए गए कि रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता है। ठीक है, रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया है। ठीक, रोहित को भिन्नों के परिणाम की समझ नहीं है। परिणाम से कोई मतलब ही नहीं है, कंपैरिजन हो रही है। रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता है। तो रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता है। अवधारणा, अंश और हर की अवधारणा जानता तब भी वो, जैसे अंश और हर जान जाए वो कि अंश ये होता है ऊपर वाला और हर होता है नीचे वाला, तब भी कंपैरिजन पॉसिबल नहीं जब तक उसको कंपैरिजन के बारे में नहीं बताया जाता। तो तुल्य तुल्य यहाँ बताया गया है। देखिए इंग्लिश में देख लीजिए, रोहित डज नॉट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट ना वो नहीं जानता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलते हैं 32 पे। माचिस की तीलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जाँच कीजिए। कह रहा है यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे, कंटिन्यू होता रहे, तो 15वें चरण में कितनी तीलियाँ यूज़ होंगी। तो हम लोग चरण, पहला चरण ये दिया गया, दूसरा चरण ये और तीसरा चरण ये। पहले चरण की काउंटिंग चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो मतलब पहले चरण में कितनी तीली थी? 6। फिर अगले में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो अगले में कितनी दी गई? 10। फिर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसमें दी गई 14। तो पहले में दी गई 6, दूसरे में दी गई 10, तीसरे में दी गई 14। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जो काउंटिंग है, 6 10 14। ऐसे बढ़ती जाएगी, कह रहा बढ़ता जाए। तो हमें कौन सा 15th टर्म कौन सा होगा? तो यहाँ पे आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं। 6 से 10 का डिफरेंस क्या है? 4 का। 10 से 14 का डिफरेंस 4 का। तो मैथ में एक सीरीज़ होती एपी। तो एपी में क्या होता है, जो संख्या होती है लगातार एक एडिशन से बढ़ती है या घटती है। तो इसमें 4 लगातार बार बार जुड़ रहा है, तो इसका प्रथम पद क्या है? 6 है। और जो इनका डिफरेंस है डी होता है सार्वधान पद, तो वो कितना है? ये ऐसे निकालते हैं कि A2 - A1। तो इसमें कहते हैं प्रथम पद को A1, द्वितीय पद को A2, तृतीय पद को A3, ऐसे एंड सो ऑन। तो इसका फॉर्मूला होता है TN, एनवां पद। हमें 15वां पद निकालना है, तो TNवां पद। तो TNवां पद का होता है 2A + n-1 इंटू डी। एन होता है नंबर ऑफ टर्म, ए होता है प्रथम पद, डी होता है सर्वानुपात, जो हम लोगों ने निकाल लिया। A2 - A1, A2 की वैल्यू क्या है? 10 और A1 की वैल्यू 6। 10 - 6 क्या होगा? 4। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। हमें कौन सा निकालना है? 15वां पद। तो n की वैल्यू 15, ए की वैल्यू 6 दी गई है, n-1, n की वैल्यू 15 -1, डी की वैल्यू 4। 2 इंटू 6 हो जाएगा 12, 15 - 1 हो जाएगा 14, ये हो जाएगा इंटू 4। तो मल्टीपल कर देंगे, ये 12 प्लस का 14 इंटू 4 56। इनको ऐड कर देंगे, आ जाएगा 6 और 2 8, 68। तो इसमें 68 कोई दिया नहीं गया। चलिए चेक करते हैं दोबारा से, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। 15वां इंग्लिश में 15th, ठीक है।
तो इसमें कोई 68 तो दिया नहीं गया, तो चलिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें 6 तीलियाँ थी, इसमें 10 तीलियाँ थी, इसमें 14 तीलियाँ थी। एंड जब पहले से दूसरे स्टेप में जाएंगे तो हमें कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी। अच्छा ठीक है, तो मतलब जो पहले चरण की 6 तीलियाँ हैं वो तो बनी रहेंगी। जब दूसरे चरण में जाएंगे तो हम कितनी तीलियाँ लगा दें, खाली 4 तीलियाँ। 4 तीलियाँ ऐड कर दें तो दूसरा स्टेप बन जाएगा, ऐसे ही एंड सो ऑन। तो हमें पहले स्टेप की तीलियाँ हटानी पड़ेंगी ना। तो जो हमारा आंसर आया 68, तो नीडेड जगह का मैं इसलिए यहीं कर दे रहे हैं कि नीडेड में कितनी चाहिए 68, और पहले स्टेप की हटा देंगे, हमें कितनी ज़्यादा आ सकता है। तो 68 माइनस 6 हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर 62। तो इसका आंसर आ जाएगा 62। ठीक, चलते हैं 33 पे। भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। किससे शुरुआत कर सकता है? ऑप्शन नंबर 1, ए अपॉन बी के रूप में भिन्न लिखना जिसे बी डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये चीज़ हम लोग किस में पढ़ते हैं? परिमेय संख्या में। तो स्टार्टिंग में परिमेय संख्या तो बताने नहीं लगेंगे। चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। तो ऑप्शन हमारा हो जाता है कैंसिल। उसने आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना है, तो इनिशियली यही बताया जाता है। जैसे बताया जाता है सेमी सर्कल है, तो ये क्या है? ये पूरे सर्कल का आधा है, ऐसे बताया जाता है। देखते हैं आगे का ऑप्शन। विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना। अंश हर पहले नहीं बताया जाता, पहले क्या? चीज़ों के पार्टीशन बताए जाते हैं। संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना, तो संख्या रेखा भी बाद में पढ़ा जाता है, इनिशियल स्टार्ट इससे की जाती है। तो हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इंग्लिश में देख लीजिए, आइडेंटिफाई द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द थिंग्स। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना सिखाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34। तो ये दो 3rd बाई 4th के सर्किल बनाए गए जिसमें कहा गया है एक इकाई का 3/4 है, मतलब कुछ होगा उसका क्या है 3/4। लेट कर लो एक्स कि एक्स का 3/4 है। कितने सर्किल? एक सर्किल, 2 सर्किल, 3rd बाई 4th के हैं, तो इस टाइप के कितने सर्किल? 2 सर्किल इसके बराबर है। जो 1/1/2 क्या होगा? तो 1/1/2 क्या होगा? तो x की वैल्यू निकाल लें, फिर उसका 1/1/2 निकाल लें। 1/1/2 को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 1/1/2 क्या हो जाएगा? 3/2। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेंगे। 4 को उस साइड भेजेंगे, 3 को इधर। 4 इंटू 2 8, 8/3। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 8/3। 8/3 का क्या निकाल देंगे? 3/2। तो 8/3 इंटू 3/2, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल, 4। तो कितने फिगर आ गए? 4। तो हमारे पास 4 फिगर किसके होने चाहिए? ये दो 3rd बाई 4th सर्किल के। तो 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही। संख्या 49532 का सन्निकट हजारवां मान क्या होगा? इंग्लिश में, द नंबर ऑफ 49,532 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 इज़। तो नियरेस्ट 1000 पूछ रहा है, तो नियरेस्ट 1000 के लिए मतलब होता है जैसे 49, तो 49 के बाद बाकी हजारवां पद बनेगा, तो ये ले लेंगे जैसे 49,532। तो सन्निकट वैल्यू जब भी पूछे तो बाकी वैल्यू क्या कर देते हैं? 0। तो 49 के पास कौन सी सन्निकट पड़ेगा? 50,000। तो इसकी बाकी वैल्यू क्या हो जाएंगी? 0। जैसे ही दिया होता 41,432, तो इसका सन्निकट हजारवां मान हो जाता है 40,000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में कौन सी महत्तम संख्या है? इन द फॉलोइंग विच इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर, सारे ऑप्शन अलग अलग दिए गए हैं, तो हमें इसकी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी कौन सा वैल्यू मैक्सिमम जा रही है। 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4। 4 का स्क्वायर फिर उसका होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256। 2 + 2 + 2 ये हो जाएगा 2 + 2 6 की पावर 2, ये हो जाएगी वैल्यू 36। 4 का स्क्वायर 16, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 का स्क्वायर 64। सारी सब वैल्यू देख ली हम लोगों ने, पहला ऑप्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। इसमें एक स्टेटमेंट दिया क्या है? बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने के और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं या कुछ फिसलती हैं सहायता करें। तो गणित के जादू 2, मतलब क्लास 2 से NCERT पैटर्न का। NCERT की कक्षा 2
की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि निदर्शन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, चर्चाएं बहुविध परिप्रेक्ष्यों की कक्षा में स्थान देती हैं। चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों को ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। इंग्लिश में इनके देख लेते हैं ऑप्शन, डिस्कशन सप्लीमेंटेड विद द डिमॉन्स्ट्रेशन हेल्प स्टूडेंट टू द अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट बेटर। डिस्कशन ब्रिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव इनटू द क्लासरूम। ठीक, डिस्कशन इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर द मैथमेटिक्स क्लासरूम। इट इज़ द imperative for the teacher to draw the children attention to the thing around them। तो उनके चारों ओर अटेंशन ड्रॉ करने के लिए। तो मेन हमारा स्टेटमेंट क्या था कि बच्चे के परिवार में जो वस्तुएं लुढ़कती हैं फिसलती हैं। तो सबसे पहले इसमें मैथमेटिक्स दिया गया था, तो मैथमेटिक्स का लुढ़कने और फिसलने से कोई मतलब ही नहीं, कैंसिल। फिर दिया गया डिस्कशन ब्रिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव इनटू द क्लासरूम, और ये दिया गया इट इज़ इम्परेटिव फॉर द टीचर टू ड्रॉ द चिल्ड्रन फॉर अटेंशन टू द ब्रिंग। तो इसमें निदर्शन से संपूर्ण चर्चाएं, मतलब क्या डिस्कशन, किसी चीज़ को डिस्कशन अगर उसका डिमॉन्स्ट्रेशन करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं 38 पे। एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों के इस तरह के शीर्षक हैं, जैसे कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया की कुछ ऐसी दिखती है। यह परिवर्तन किया जाता है दैनिक जीवन में जोड़ते हुए इसे रोचक बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि अलग अलग टाइटल बताए गए हैं तो दैनिक जीवन से इसे जोड़ा जा रहा है और अलग अलग क्रियाएं बताई जा रही हैं। कबाड़ बेचने वाले, यात्रा करने वाले के बारे में जानने के लिए। ऐसा तो कुछ नहीं है क्योंकि टाइटल बताए गए हैं, कंप्लीट चीज़ें तो बताई नहीं गई। पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने, तो गणित से रिलेटेड कोई बात ही नहीं है, उन्हें अलग सा समझाने के लिए। भोपाल की शहर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है, तो अलग सा 3 अलग अलग चीज़ें लेके एक साथ रिलेट नहीं होती हैं। क्योंकि कबाड़ी वाली भोपाल की सैर, कबाड़ी वाली क्या भोपाल की सैर नहीं कर सकती, तो इसमें कुछ डिफरेंस नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। कुछ आमों का भार 2 किलो 600 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 1 किलो 450 ग्राम है। तो आमों का भार सेबों के भार से कितना अधिक है? तो आम का वेट लेंगे टोटल और सेब के भार से माइनस कर देंगे। आम का भार दिया गया 2 kg, तो इसको डेसिमल में लिख लेंगे, 2 kg 600 ग्राम। तो यहाँ पर आएगा kg और यहाँ पर आएगा ग्राम की वैल्यू। और केजी में दिया गया सेब को 1 किलो 450 ग्राम। माइनस कर लेंगे इनका, 0 0 माइनस 10 माइनस 5 5 5 माइनस 4 1 और 2 माइनस 1 1 1.150। तो 1 किलो 150 ग्राम। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 40, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करने में शामिल है। तो हल करने में शामिल है कौन सा? क्रियाकलाप आधारित उपगम, अनुमान लगाना, व्यापक अभ्यास, हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग। तो अभी सवाल वो सॉल्व कर रहा है, तो संकेतों के प्रयोग से कोई मतलब नहीं। व्यापक अभ्यास, अभ्यास अभी तो फर्स्ट टाइम इसमें कहा सवाल हल करना, तो सॉल्व करना प्रैक्टिस की बात ही नहीं है। अनुमान लगाना, सवाल लगाने में प्रैक्टिस होगी नहीं, तो क्रियाकलाप, उससे रिलेटेड क्रियाकलाप कर रहा है। एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच, तो जो पढ़ाया गया उससे बेस्ड एक्टिविटी कर रहा है। एस्टिमेशन होगा नहीं इसमें, देख लीजिए। एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, ये भी नहीं होगा। यूजिंग ड्यूज टू अराइव एट अ सॉल्यूशन, क्लूज, सॉरी यूजिंग क्लूज, तो क्लूज का प्रयोग होगा नहीं मैथमेटिक्स में। आगे, प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। 2D आकारों की भुजाएं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। 2D आकारों को छांटना। विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करना। इंग्लिश में पढ़ देते हैं। मैचेस द प्रॉपर्टीज ऑफ 2D शेप्स ऑब्जर्विंग दियर साइड्स एंड कॉर्नर्स। डिस्क्राइब इंट्यूटिवली द प्रॉपर्टीज ऑफ 2D शेप्स। और ये शॉर्ट्स ऑफ 2D शेप्स, डिस्क्राइब द वेरियस 2D शेप्स बाय काउंटिंग दियर साइड्स, कॉर्नर्स एंड डायगोनल्स। तो ये स्टेप तो सबसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेगा? 2D आकार को छांटना, कि पता होना चाहिए कौन सा आकार 2D है। फिर उनके भुजाओं और शीर्षों, यहाँ पे डाल दें नंबर 1, और ये रहेगा उनके भुजाओं शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना।
फिर जब भुजाएं और शीर्ष पता चल जाएंगे तो उसके बाद भुजाएं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करना, तो हो जाएगा नंबर 3। फिर उसके बाद सहज बुद्धि से उनका वर्णन करना, डिस्क्राइब करना। जब चीज़ें समझ लेगा उसके बाद डिस्क्राइब करेगा। तो नंबर 1 सी, नंबर 2 ए, सी ए डी बी, सी ए डी बी। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर है। यदि एक ऑपरेटर, ये ऐसा साइन बना है प्लस लगा के फिर उसके चारों सर्किल, को निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाए, तो ये लिखा है 4 और ये सिंबल बना भाई +3 = 4 + 5 + 6 और 5 + 4 और ये 6 + 4। 5 + 4 मतलब 5 6 7 8, फिर 6 6 7 8 9। तो इसका ऑपरेशन का मतलब ये हो रहा है कि 4 के बाद की जो 3 संख्याएं होंगी उनको एडिशन में डालना, 4 5 6। 5 के बाद एडिशन लगा और एडिशन के बाद 4 लिखा, तो उसके मतलब उसके बाद की 4 जो संख्याएं होंगी उसको एडिशन में, 4 के बाद 6 7 8 9, तो इनका एडिशन करना है। तो इसमें लिखा n+8, n के बाद जितनी भी 8 संख्याएं होंगी, n कुछ एक डिजिट होगी तो उसके बाद जितनी 8 संख्याएं जैसी n, n+1, n+2, तो ऐसी 8 संख्याएं लिखनी है एंड सो ऑन, कहाँ तक, n+7 तक। पहली ये हो गई, बाकी 7, तो 7 और 1 8। तो n कितनी बार आए, 8 बार, तो हो जाएगा 8n। 8n के हमारे पास 2 ऑप्शन है। फिर ये 1 से लेके 7 तक का एडिशन होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन 7। तो 8n प्लस का 7। तो किसी भी सीरियल नंबर को जोड़ने के लिए फॉर्मूला यूज़ होता है n+1/2। n की वैल्यू क्या है 7, तो 7 7 + 1/2, 7 और 1 हो जाएगा 8, इसको काट देंगे, आ जाएगा 4, 7 4 28, तो 28 ऐड कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 8n + 28। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 43। एक शिक्षक कक्षा से इस टाइप का स्ट्रक्चर लेता है रेक्टेंगल पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है, गलत बताना हमें। तो इसमें तो ये बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, ये अलग डिफरेंस दिख रहा है, तो ये ऑप्शन डाउट में है। ये 8वां पार्ट बिल्कुल सही है। ये पहले सबसे पहले रेक्टेंगल को 2 स्क्वायर पार्ट में डिवाइड किया गया और फिर उसको इक्वल ट्रायंगल पार्ट में, और ये भी स्क्वायर, ये लगभग इक्वल पार्ट में डिवाइड है, तो ये भी लगभग सही है। इसमें जो वेव दी गई वो लगभग इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, अप एंड डाउन, तो ये भी सही है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा मेरा गलत वाला, 43 का पहला। क्वेश्चन नंबर 44। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। द पर्पस ऑफ अ डायग्नोसिस टेस्ट इज मैथमेटिक्स। तो डायग्नोस करने का क्या पर्पस होता है मैथमेटिक्स में, प्रगति पत्रक को भरना, टू फिल द पर्पस ऑफ रिपोर्ट्स। सत्रांत परीक्षा के लिए प्रगति पत्रक को भरना, तो रिपोर्ट कार्ड को भरने का ये पर्पस नहीं होता है। सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, मतलब टू प्लान द क्वेश्चन पेपर फॉर द एंड टर्म एग्जामिनेशन। आगे देखते हैं, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, टू नो द गैप्स इन चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, टू गिव द फीडबैक ऑफ द पेरेंट्स। तो डायग्नोस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को जानने के लिए, मतलब उनमें क्या कमी रह गई है। तो सबसे सही ऑप्शन ये दिख रहा है, टू नो द गैप इन चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंडिंग, मतलब बच्चों में उसको समझने में क्या कमी रह गई है, तो हमें उसमें निहित रिक्तियाँ पता चल जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। 45 देखते हैं। 407928 को पढ़ा जाएगा, तो ये यहाँ से बांट लेंगे हम लोग, डेसिमल, तो 4,07,928, 4,07,928, तो ये हमारा आंसर। इंग्लिश में 4,07,900, कहाँ गई डिजिट, ये 928, तो 4,07,928, तो हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं 46 पे। ये दिया गया एक आयत की लंबाई l है तथा उसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है, मतलब एक आयत है ये, इसे उसकी लंबाई l है, तो कह रहा चौड़ाई क्या है, उसकी लंबाई की आधी, मतलब l/2 है। यदि उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए, मतलब l से क्या कर दी गई 2l, तथा उसकी चौड़ाई को समान रखा जाए, चौड़ाई यही रहे, तब उसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप पूछ रहा है, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2l + b। l की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू है 2l और b की वैल्यू l/2, तो 2 का अंदर मल्टीपल कर दें, 2l क्या हो जाएगा 4l और l/2 से ये हो जाएगा 2 × l/2, 2 से 2 कैंसिल, 4l + l
4L + L क्या हो जाएगा 5L, हमारा आंसर 4। षटभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो षटभुजाकार है पिरामिड किस टाइप का होता है? इस टाइप का, ठीक। तो इसमें बोला गया षटभुजाकार, तो जो बेस स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? षटभुजाकार। सारे स्ट्रक्चर षटभुजाकार नहीं होंगे, जब खाली बेस होगा वो क्या होगा? षटभुजाकार। तो इसको ऐसे मैच कर लेंगे और इसका ये पॉइंट ऐड कर देंगे, ये पॉइंट ऐड कर देंगे, ये पॉइंट ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन गया? एक पिरामिड स्ट्रक्चर। तो इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं हम लोग, इसके 2 षटभुजाकार फलक होते हैं, तो 2 आ गया, खाली क्या बना? 1, कैंसिल। इसमें 6 षटभुजाकार फलक होते हैं, 6 तो होते हैं नहीं, षटभुजाकार 1 होता है। इसके 6 फलक होते हैं तथा प्रत्येक फलक षटभुज होता है, ये भी गलत। इसके एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक, तो ये किस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है? ये त्रिभुजाकार बन रहा है, ये देखिए। और साइड से एक बनेगा तो कितने बन जाएंगे? 6। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हिंदू अरबी संख्यात्मक पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं? तो 4 अंक की पूछ रहा है, 4 अंक की कहाँ से स्टार्ट होगी? 1000 से। 4 डिजिट है, 1 2 3 4, 1000 से 9999 तक। तो इसके पहले की संख्या छूट गई कितनी? 1 से लेके 999 तक। तो हमारी कितनी संख्या हुई? 999। तो 999 से माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 9000, हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 49। ये कह रहा है विकास 56 विद्यार्थियों की कक्षा को गणित पढ़ाता है। उसका यह विश्वास है कि यदि परीक्षा के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक दी जाए तो वह प्रभावी होती है। 10 अंकों की वह एक छोटी कक्षा परीक्षा का आयोजन करता है, मतलब स्मॉल टेस्ट लेता है बच्चों का फीडबैक जानने के लिए। प्रभावी तरीके से फीडबैक देने की सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो ऑप्शन में है, उनको पढ़ना बताना सबसे अच्छा तरीका फीडबैक का कौन सा है। चलिए देखते हैं। वह पूरी कक्षा के लिए चर्चा का आयोजन कर सकता है कि वे किन तरीकों से अपने उत्तर पर पहुँचें और सही उत्तर पर पहुँचने का प्रभावी युक्ति कौन सी है। अगर सबसे अलग अलग फीडबैक लेगा, सबसे अलग अलग चर्चा करेगा तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो ये तरीका प्रभावी नहीं रहेगा। वह यादृच्छिक रूप से किसी भी एक कॉपी का चयन करें और बोर्ड की सहायता से उस कॉपी से उत्तर प्राप्त करने की विधि पर चर्चा करें। तो इसमें खाली एक बच्चे की कॉपी का चेक करेगा जिससे बाकी बच्चों में क्या आ जाएगी? हीनता, तो ये भी गलत हो जाएगा। वह विद्यार्थियों को एक दूसरे की उत्तरों की जांच करने दें। अगर एक व्यक्ति दूसरे की जांच कर देगा तो उसे अपनी गलतियों का पता नहीं चलेगा। वह प्रत्येक सवाल के हल को बोर्ड पर समझाए और विद्यार्थियों से कहे कि वे स्वयं अपने उत्तरों की जाँचें। तो जब बोर्ड पर वो सारे क्वेश्चन बाई टू बाई बताएगा, सारे बच्चे अपनी कॉपी खुद चेक करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कहाँ पे उनकी गलतियाँ रह गई हैं। अगर उनमें कुछ सुधार चाहिए तो शिक्षक से चर्चा करके चेंजमेंट कर सकते हैं। तो 49 का चौथा, फीडबैक प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही होगा। 50 नंबर, एक शिक्षक आकार पढ़ाने के लिए ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना बना सकता है, क्योंकि तो ऐतिहासिक स्थानों का रिलेट आकार से किया गया, देखते हैं क्यों। क्षेत्र भ्रमण CBSE द्वारा अनुशासित किए गए हैं, इसलिए ये अति आवश्यक है। अति आवश्यक वर्ड लग गया, मतलब नेसेसरी बता दिया, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट। आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं, ठीक। और इस तरह के भ्रमण सभी विषयों के आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हैं। तो ये रिलेट करने को बता रहा है, और क्या बता रहा है? जो ऐतिहासिक जगह होती हैं वहाँ पे वास्तुकला का यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये ऑप्शन बनता है। उसने समय रहते अधिकांश पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और उसे अवकाश उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है। यह गणित की रोजाना की कक्षा के लिए एक अच्छा अवकाश होगा और साथ ही संप्रेषण परक कौशलों में सुधार करने के लिए एक बेहतर अवसर है। तो वहाँ आकार को डिस्क्राइब करने जा रहा है, ना कि संप्रेषण को डेवलप करने के लिए जा रहा है। तो ये भी हमारा ऑप्शन लगभग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 51, इसमें दिया गया कि एक पासे में विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 है। तो पासे होते हैं 2 टाइप का है, एक तो जिनका अपोजिट ऐड करने पे उनका एडिशन 7 आता है, मतलब 2 अपोजिट साइड्स हैं उनको ऐड कर दिया तो उनका अपोजिट एडिशन 7 आएगा। लेकिन एक अलग टाइप का पासा होता है जिनके एडिशन ऐड करने पे 7 से ज़्यादा आता है, ग्रेटर देन 7। ये होता है स्टैंडर्ड पासा जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं खेलने में, और ये नॉन स्टैंडर्ड होता है। लेकिन यहाँ पे कौन सा दिया गया? स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर में जान लेते हैं कौन सा पार्ट किसका उल्टा। अगर इस टाइप का पासा आता है, मतलब खुला हुआ पासा ये, तो इसमें अपोजिट पार्ट इसका ये होगा, और इसका अपोजिट पार्ट ये होगा, और इसका अपोजिट पार्ट ये होगा।
इसका अपोजिट पार्ट ये होगा, इसका अपोजिट पार्ट ये होगा यहाँ पे, और इसका अपोजिट पार्ट ये होगा। ओपन वाले का अपोजिट पार्ट ओपन वाला, और ये नॉन ओपन वाले का ये, और इसका अपोजिट पार्ट ये, इसका अपोजिट पार्ट ये, इसका अपोजिट पार्ट ये, इसका अपोजिट पार्ट ये। तो स्टैंडर्ड पास आया तो इसमें हर अपोजिट पार्ट का एडिशन क्या होगा, 7 होगा। कोई भी दो अपोजिट ले लो, उनका एडिशन 7 होगा। तो चलिए चेक करते हैं। 1 और 2 एडिशन 3 कैंसिल आउट, 2 और 1 एडिशन 3 कैंसिल आउट, 3 और 4 एडिशन 7 ठीक, 2 और 5 एडिशन 7, 1 और 6 एडिशन 7 ठीक है। ये चेक लेते हैं, 3 और 4 7, 1 और 2 3 कैंसिल आउट। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक से शुरुआत कर सकता है। तो क्षेत्रफल को आइडेंटिफाई कराने के लिए या उनको इंट्रोड्यूस कराने के लिए टीचर किससे स्टार्टिंग कर सकता है। तो इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, मतलब कैलकुलेटिंग एरिया फिगर विद द हेल्प ऑफ काउंटिंग यूनिट फिगर। तो यूनिट फिगर को बताने से वो एरिया को पहचानना शुरू नहीं कर सकता है। भिन्न आकारों की आकृतियों को क्षेत्रफल करने के लिए सूत्रों की स्पष्ट करना, सीधे सीधे सूत्र बता दिया है तो क्या ये परिचित कराने का तरीका नहीं होता है। क्षेत्रफल की अवधारणा कंसेप्ट बता रहे हैं, कंसेप्ट बताने के लिए सीधे फॉर्मूला नहीं बता सकते हैं। अभी उसको पहले बेसिक बताना पड़ेगा, जैसे हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। तो ये बेसिक तरीके से बता रहा है, मतलब आसपास की चीज़ों से रिलेट करवा रहा है। आयत की लंबाई चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल, लंबाई, गोलाई, ये तो कह नहीं रहा कि सीधे आयत बताना, तो ये भी कैंसिल आउट। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर। जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्रायः पूछता है कि मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। तो इसका स्टेटमेंट पढ़ने से पता चलता है कि उसको सिंबल रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो राजन संख्या सांख्यिकों को नहीं समझता, मतलब राजन लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर ऑपरेशन ठीक। राजा जोड़ और गुणा नहीं समझता, लेकिन इसमें भागा की भी बात की गई है, तो ये कैंसिल आउट। राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन। राजा की भाषा समझने में कठिनाई होती है, तो भाषा की बात की नहीं गई, यहाँ सिंबल प्रॉब्लम बताई गई। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 और 6 है, इसका परिमाप बताइए। तो समचतुर्भुज हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया समचतुर्भुज। तो इसके डायगोनल दिए गए 8 और 6। तो जो समचतुर्भुज के डायगोनल होते हैं वो इक्वल आपस में डिवाइड करते हैं और 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये टोटल था 8, तो ये 4 में डिवाइड करेगा, और ये 6 था तो ये 3 में डिवाइड करेगा, ये 4 ये 3 ये 90 डिग्री, पाइथागोरस लग जाएगी। तो बाई PGT, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। हिंदी मीडियम के लिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। अब बाकी सेम मेथड होगा, 4 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, इसका रूट वैल्यू कर देंगे H इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा 5। तो इसकी वन साइड क्या आ गई 5, सारी साइड इसकी सेम होती है क्योंकि क्या है समचतुर्भुज। तो 5 × 4 क्या हो जाएगा 20, इसका आंसर 20। 5 एक साइड, 4 साइड 4, तो 5 × 4 20 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55। तालिका को ध्यान से देखिए। स्टेशन बस 1 बस 2 बस 3, ये निगमन आगमन दिया गया। नई दिल्ली, फरीदाबाद, मथुरा, ये अलग अलग टाइम टेबल दिए गए बस का। तो पूछ रहा इनमें से कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम टाइम लेती है। ठीक है, नई दिल्ली से मथुरा जाना है तो मतलब बीच के टाइम का में फरीदाबाद से कोई मतलब ही नहीं है, ये कैंसिल आउट। तो चलते हैं यहाँ से, सबसे पहले ये टाइम उठाते हैं 19:15 से 20:40, ये 12:30 से 18:10, 16:45 से 21:55। तो यहाँ लिख लेते हैं 00:40 पे पहुँची और निकली कब थी 19:15 पे। माइनस करेंगे, 10 में 5 गया 5, 4 में 1 गया 3, और 9 में 9 गया 0, और अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे 19:15 पे चली और 20:40 पहुँची, 00:40 पे पहुँची। तो 19:15 से यहाँ पे लगभग मान लीजिए
तो इसमें रेलवे टाइम दिया गया है तो 10:40। तो चलिए इसको बेसिक से बता देते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसको पहले, क्योंकि हावर को मिनट में चेंज करना पड़ेगा, मिनट से फिर हावर में आना पड़ेगा। तो नई दिल्ली में निकलता है 19:15 पे, तो 19:15 से 1 घंटा हुआ तो कितना टाइम हो गया? 20:15। फिर 20:15 से 1 घंटा हुआ, कितना हो गया? 21:15। 21:15 से 1 घंटा हुआ 22:15। 22:15 से 1 घंटा हुआ 23:15। 23 के बाद क्या आता है? 0, अकॉर्डिंग टू रेलवे टाइम। 23:15 पहुँचा कब है? ये 00:40 पे। तो इसके बाद कितना एक्स्ट्रा टाइम लगा है? 40। तो 40 इसमें कितना ऐड कर देंगे, यहाँ पे 40 आ जाए, तो यहाँ पे ऐड करेंगे 5 और 25, तो 25 मिनट एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, तो 4 घंटा। एक यहाँ से एक 1 2 3 4 और ये 5 और ये 25 मिनट एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे 4 आवर और ये 25 मिनट। तो पहली बस से जाने पे बस 1 का क्या टाइम आया? 5 घंटे। एक सेकंड, वहाँ 4 आया क्या? चेक करते हैं एक बार। 1 2 3 4 5, 5 आया, सॉरी। 5 घंटा 25 मिनट, ठीक। पहली बस को ये टाइम आया। दूसरे को निकालते हैं, दूसरा क्या है? 12:30 से 18:10। तो 12:30 से 18:10, तो 12 से 18 पहुँचा सीधे 6 घंटे में। इसमें 0 0 आ नहीं था, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो 6 घंटा। लेकिन ये क्या टाइम है? उससे थोड़ा कम है, एग्जैक्ट नहीं पहुँच रहा, तो 6 से कम रखेंगे हम लोग, ये 5 घंटे लगे। जब 5 घंटे लगे तो पहुँचा होगा 17:30 पे, तब 5 घंटे लगेंगे। तो 30 से एक्स्ट्रा कितना टाइम है? 30 मिनट और 10 मिनट, तो 5 घंटा 40 मिनट। ये क्या है? बस नंबर 2 का। फिर देखते हैं बस नंबर 3 का। बस नंबर 3 का क्या है? 16:45 पे चला और 21:55 पे पहुँचा। तो 16:45 से चलेगा और 21:55 पे पहुँचेगा, तो ये मिनट इस बार उसके ज़्यादा हैं, तो हम लोग सीधे 16 से काउंट कर लेंगे। 16 से 21 जाने में कितना टाइम लगेगा? 5 घंटे। और ये मिनट कितने एक्स्ट्रा हैं? 10 मिनट। तो 16 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 10 मिनट। ये 5 घंटे 25 मिनट, ये 5 घंटे 10 मिनट, ये 5 घंटे, ये कितना था? 5 घंटे 40 मिनट। पूछ कह रहा था कौन सा कम समय लेती है, तो 5 घंटे 10 मिनट, ये कौन सा था? बस 3 का। तो आंसर हो जाएगा हमारा 55 का पहला। चलते हैं 56 पे। भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी गई एक त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो 1/2 प्लस 1/3, तो छात्र ने क्या कर दिया? 2/5। तो चलते ऑप्शन देखते हैं कि दी इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के लिए क्या करना चाहिए। तो रेमेडिकल एक्शन उसका क्या होना चाहिए टीचर का? प्रत्येक भिन्न के परिणाम को समझने में बच्ची की सहायता करें। तो जब वही नहीं समझ पा रही तो बाकी भिन्न क्या समझ लेगी? लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा को समझने में बच्ची की सहायता करें। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं? जब ऐसे फ्रैक्शन दी गई होती है सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम की बात की गई। आगे का ऑप्शन देख लेते हैं। बच्ची से कहें कि वह अधिक से अधिक अभ्यास करे। अभ्यास कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उसको एलसीएम के बारे में ही नहीं पता है, तभी तो गलतियाँ कर रही है। इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्ची जैसे ही बड़ी हो जाएगी तो उसके फ्यूचर छोड़ दिया, तो ये कैंसिल ही। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले उसको एलसीएम से इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो एलसीएम से इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो फ्रैक्शन को एडिशन सीख जाएगी ऑटोमेटिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाई का प्रयोग करते हैं, ठीक। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाई का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। शिक्षार्थी मीट्रिक इकाइयों के बीच संबंधों को समझते हैं। तो इनमें सबसे पहले क्या करेगा? अवलोकन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा पहला हो जाएगा। फिर क्या करेगा? सबसे पहले मानक इकाई तो रिलेट नहीं करने लगा, अमानक करेगा। फिर 2, फिर मानक इकाई 3, फिर क्या करेगा? उनके बीच में संबंध रिलेट करेगा। तो CBAD, CBAD ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर। NCF 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। गणित में नीचे दिए गए कथनों में यह कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांतों का पालन नहीं करता है।
ये एक सिद्धांत बताया उन्होंने एनसीएफ के अकॉर्डिंग, यहाँ से लेके यहाँ तक। द एनसीएफ कंसीडर दैट मैथमेटिक इन्वॉल्व अ सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग। तो थिंकिंग एंड रीजनिंग का एक सर्टेन मेथड बताया, तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कौन सा रूल फॉलो नहीं करता है। उसे पढ़ाने की विधि, अंकित प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना। पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका। कक्षा के लिए चुने गए क्रियात्मक एवं अभ्यास। कक्षाएँ, ये इंग्लिश देख लीजिए, द एक्टिविटीज़ एंड एक्सरसाइज चूजन फॉर द क्लास। तो इसमें इसे पढ़ाने की विधि, सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका नीड होता है, तो पढ़ाने की विधि हो सकती है। और पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत सामग्रियों के ये क्या कहें, अंकित प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सोच डेफिनेट कर दिया है, तो ये नहीं हो सकता है। मतलब इसके अकॉर्डिंग नहीं बताना, तो हमें ये हो सकता है, यही सही होगा। इधर साइड टिक कर देते हैं। ये ऑप्शन मतलब वैसे वैलिड नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों के लिखने का तरीका, ये भी सही है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ। कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास, जो क्रियाकलाप अभ्यास होगा वही तो कक्षा कराया जाएगा, कक्षा शिक्षक। तो हमारे लिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या कर दिया, खाली उसको फॉर्मूला बताना और सॉल्यूशन बता देना। तो ऐसा नहीं होता, उससे पहले रिलेटेड चीज़ें बतानी होती हैं, फिर उसको पूर्ण ज्ञान से एडिशन कराना होता है, फिर आगे बढ़ना होता है। आते 59 पे। इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो गए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ, तो दाम बढ़ रहा है तो उसका ग्राफ हमेशा क्या होगा, ऐसा। तो इसमें कीमत और समय, तो समय के साथ साथ उसकी कीमत में वृद्धि होगी, तो स्टेटमेंट सही है। इसमें क्या हो रहा है, समय बढ़ रहा है लेकिन कीमत क्या हो रही है, डाउन, तो स्टेटमेंट गलत। इसमें समय बढ़ रहा है, कीमत बढ़ रही, फिर कीमत डाउन हो रही, तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया, खाली क्या हो रहा है, कीमत बढ़ रही है। इसमें समय बढ़ रहा है, कीमत गिर रही है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा बचा, ऑप्शन नंबर पहला। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, सभी अवधारणाओं को इंग्लिश में देख लेते हैं, अंडरस्टैंड, अप्लाई एंड मेक कनेक्शन अक्रॉस द कॉन्सेप्ट। तो सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उसे संबंध बताना। सवालों में अंतर देने के तकनीक में निपुणता, सवालों के उत्तर देने में मास्टर द टेक्निक ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन। अधिकतर सूत्रों को याद रखना, इसमें बताया गया जैसे मेमोरीज मोस्ट ऑफ द फॉर्मूला। लास्ट ऑप्शन, सॉल्व द प्रॉब्लम इन नो टाइम, बहुत जल्दी सवालों को हल करना। तो अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ये ज़रूरी नहीं बहुत जल्दी हल कर देना। मेमोरीज मोस्ट ऑफ द फॉर्मूला, ज़्यादातर फॉर्मूला को याद रखना, ये भी कंपलसरी नहीं है। फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, मास्टर द टेक्निक ऑफ आंसरिंग क्वेश्चन, खाली क्वेश्चन के आंसर बता देना, इसमें कोई मास्टरिंग नहीं होगी। अंडरस्टैंड, अप्लाई एंड मेक कनेक्शन, तो उसको अंडरस्टैंड कराना, फिर उसको अप्लाई करवाना, उसके बाद बच्चे को उसमें कनेक्ट करवाना। एंड अक्रॉस द कॉन्सेप्ट, जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो पूरे कॉन्सेप्ट से उसको रिलेट करवाना। जिसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि उसको अंडरस्टैंड कराएगा पहले, फिर अप्लाई करवाएगा, फिर उसको उससे कनेक्ट कराएगा और तब ये पूरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेगा। तो ऑप्शन 60 का पहला सही हो जाएगा। तो इसी के साथ आज हमारी मैथ की सीरीज़ खत्म होती है। तो इसी तरह कंटिन्यू क्वेश्चन करते रहें, हम लोग के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर एवरीवन वॉचिंग।